तो आज हम बात करने वाले हैं थॉर द डार्क वर्ल्ड की कहानी के बारे में। हमारे पास जो जानकारी है वो ये बताती है कि ये सिर्फ एक सुपर हीरो की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक प्राचीन मतलब भूली हुई शक्ति की, जो पूरे ब्रह्मांड की रोशनी को हमेशा के लिए बुझा सकती थी। बिल्कुल। लेकिन इसके दिल में है दो भाइयों का रिश्ता जो भरोसे और धोखे के बीच झूलता रहता है। और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। ये कहानी सिर्फ एसगार्ड की भव्यता या एक्शन के बारे में नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे हजारों साल पहले लड़े गए युद्धों की राख से निकली एक चिंगारी वर्तमान में एक भयानक आग लगा सकती है। हाँ, चलिए इस कहानी की परतों को खोलकर देखते हैं कि असल में चल क्या रहा था। तो शुरुआत करते हैं बहुत बहुत पहले से। उस समय से भी पहले जब एसगार्ड का सुनहरा राज था। तब ब्रह्मांड में अंधेरा था और उस अंधेरे पर राज करते थे डार्क एल्व्स। और उनका राजा था मैलेकिन, हाँ, जिसका मानना था कि ब्रह्मांड अपनी असली अंधकारमयी अवस्था में ही सबसे बेहतर था। और इस मकसद को पूरा करने के लिए उसके पास एक हथियार था जिसे ईथर कहते हैं। ईथर? पर ये कोई तलवार या बंदूक नहीं थी। सोचिए, एक तरल जीवित ऊर्जा जो हकीकत को ही बदल सकती थी। मतलब जो किसी भी चीज को अंधेरे में तब्दील कर सकती थी। बिल्कुल। ये इतना शक्तिशाली था कि उसे एक हथियार कहना भी शायद सही नहीं होगा। ये अपने आप में एक प्रलयकारी शक्ति थी। लेकिन उस वक्त एसगार्ड के राजा थे ओडिन के पिता बोर। हाँ, बोर। उन्होंने मैलेकिन के इस अंधकार फैलाने के इरादे को चुनौती दी। और वो एक भयानक युद्ध था, मतलब बहुत ही भयानक। बोर की सेना ने मैलेकिन को हराया। उसके ज्यादातर डार्क एल्व्स मारे गए, लेकिन ईथर को नष्ट नहीं किया जा सका। अच्छा, उसे खत्म नहीं कर सके? नहीं, वो इतना मौलिक था, इतना प्राचीन था कि उसे खत्म करना नामुमकिन था। इसलिए बोर ने उसे एक ऐसी जगह छिपाने का फैसला किया जहां कोई कभी ना पहुंच सके। उसे ब्रह्मसान की गहराइयों में दफना दिया गया। हाँ, इस उम्मीद में कि वो हमेशा के लिए सोया रहेगा। तो एक प्राचीन बुराई को दफना दिया गया। लेकिन ऐसी कहानियों में दफनाई हुई चीजें ज्यादा देर दफन रहती नहीं है ना? कभी नहीं। कहानी आती है आज के समय में। थॉर अब अवेंजर्स की लड़ाई के बाद 9 लोकों में शांति स्थापित करने में लगा हुआ है। वो एक योद्धा से ज्यादा एक रक्षक, एक राजकुमार की भूमिका निभा रहा है। और ओडिन ये सब देख रहा है। उसे लग रहा है कि थॉर अब जिम्मेदार हो गया है। वो सिंहासन संभालने के लिए तैयार है। लेकिन थॉर के मन में कुछ और ही चल रहा है। हाँ, उसका ध्यान एसगार्ड पर कम और पृथ्वी पर जेन फॉस्टर पर ज्यादा है। वो अपने प्यार और अपनी जिम्मेदारी के बीच फंसा हुआ है। बिल्कुल। और पृथ्वी पर क्या हो रहा है? एस्ट्रोफिजिसिस्ट जीन फॉस्टर लंदन में अपनी टीम के साथ कुछ अजीब घटनाओं की जांच कर रही है। हाँ, चीजें अचानक गायब हो रही हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम काम नहीं कर रहे। उन्हें पता नहीं कि वे अनजाने में उसी प्राचीन शक्ति के करीब पहुंच रही हैं। बिल्कुल। एक पुरानी वीरान फैक्ट्री में जांच करते हुए जेन एक ऐसी जगह पहुंचाती है जहां दुनिया के नियम टूट जाते हैं। एक पोर्टल जैसा कुछ। हाँ, वो एक पोर्टल के जरिए एक दूसरे आयाम में पहुंच जाती है और वहां सदियों से सोया हुआ ईथर जाग जाता है। और वो जेन को चुन लेता है। वो जेन को अपने मेजबान के तौर पर चुन लेता है और उसके शरीर में समा जाता है। तो वो शक्ति जिसे एसगार्ड के सबसे बड़े राजा ने छिपाया था, अब एक इंसान के शरीर के अंदर है। हाँ। इसके बाद तो जेन की हालत बिगड़नी ही थी। हाँ, उसके शरीर में एक ऐसी ऊर्जा थी जिसे कोई इंसान संभाल नहीं सकता। जब थॉर को इसका पता चलता है तो वो बिना सोचे समझे जेन को एसगार्ड ले आता है। ये सोचकर कि वहां के डॉक्टर उसे ठीक कर देंगे। वही। लेकिन ओडिन जेन को देखते ही पहचान जाता है कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये वही ईथर है, वही प्राचीन श्राप जो फिर से जाग गया है। ओदिन का चेहरा देखकर ही समझ आ जाता है कि ये कितनी बड़ी मुसीबत है। बहुत बड़ी। और जाहिर है इतनी बड़ी शक्ति के जागने की खबर सिर्फ एसगार्ड की दीवारों तक ही सीमित नहीं रह सकती थी। नहीं। हजारों प्रकाश वर्ष दूर किसी को इसका इंतजार था। ठीक कहा। ईथर के जागते ही उसकी ऊर्जा की एक लहर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। और ये लहर मैलेकिन को जगा देती है। मैलेकिन और उसके बचे हुए डार्क एल्व्स को उनकी लंबी नींद से जगा देती है। उसे पता चल जाता है कि उसका हथियार, उसकी दुनिया को वापस लाने की चाबी मिल गई है। और अब उसका एकमात्र लक्ष्य जेन फॉस्टर है। हाँ, और वो उसे हासिल करने के लिए सीधे एसगार्ड पर हमला कर देता है। डार्क एल्व्स के वो जहाज जो अदृश्य हो सकते हैं। हाँ, वो एसगार्ड की सुरक्षा को तोड़कर अंदर घुसाते हैं। चारों तरफ तबाही और अफरा तफरी मच जाती है। मैलेकिन का सबसे ताकतवर सिपाही, जिसे कर्ज में बदल दिया गया था, जेन को ढूंढने निकलता है। और इसी हमले के बीच कहानी का सबसे भावुक और दिल तोड़ने वाला मोड़ आता है। क्वीन फ्रिगा। हाँ, थॉर की माँ क्वीन फ्रिगा
जेन की रक्षा के लिए सामने आती हैं। वो अपनी मायावी शक्तियों से जेन का एक भ्रम पैदा करती हैं और असली जेन को छुपा देती हैं। वो मैलिकिन और कर्स का सामना अकेले करती हैं। ये एक अविश्वसनीय रूप से साहसी कदम था। वो जानती थी कि वो किसके खिलाफ खड़ी हैं। हाँ, और यहाँ हमें लोकी का एक बिल्कुल अलग पहलू देखने को मिलता है। फ्रिगा अकेली थी जो उस पर भरोसा करती थी, जो उसमें अच्छाई देखती थी। सही है। जब कर्स के हाथों फ्रिगा मारी जाती है तो ये सिर्फ थॉर के लिए नहीं बल्कि जेल में बंद लोकी के लिए भी एक भयानक झटका होता है। उसका दुख और गुस्सा उसे अंदर से तोड़ देता है। हाँ, पहली बार थॉर और लोकी का दर्द एक ही होता है। फ्रिगा की मौत के बाद ओडिन का गुस्सा और दुख उसे अंधा कर देता है। वो मैलिकिन से बदला लेने के लिए एसगार्ड को बंद कर देता है और किसी भी कीमत पर युद्ध की तैयारी करने लगता है। लेकिन थॉर जानता है कि ये रणनीति काम नहीं करेगी। मैलिकिन जेन को लेने दोबारा आएगा और तब इसके लिए उसे एक ऐसे शख्स की मदद चाहिए जिस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। लोकी, धोखे का देवता। थॉर को पता है कि एसगार्ड से बाहर निकलने के गुप्त रास्ते सिर्फ लोकी जानता है। तो अब उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन अपने भाई से मदद मांगनी पड़ती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी, क्या मजबूरी में बना गठबंधन भरोसे के लायक हो सकता है? कभी नहीं। थॉर अपने पिता के आदेश के खिलाफ जाकर लोकी को जेल से आजाद करता है। ये गठबंधन भरोसे पर नहीं बल्कि साझा दुख और नफरत पर बना है, जो इसे और भी ज्यादा खतरनाक और अप्रत्याशित बना देता है। उनकी यात्रा के दौरान दोनों के बीच का तनाव साफ दिखाई देता है ना? बिल्कुल। लोकी लगातार थॉर पर तंज कसता है, उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन उन तानों के पीछे अपनी माँ को खोने का एक साझा दर्द भी छिपा होता है। हाँ, ये उनके रिश्ते का सबसे जटिल पहलू है। वो एक दूसरे पर भरोसा नहीं करना चाहते, लेकिन इस मिशन पर उन्हें एक दूसरे की जरूरत है। लोकी की चालाकी और थॉर की ताकत। बिल्कुल। वे जेन को लेकर डार्क एल्व्स की दुनिया स्वार्टलफाइम पहुंचते हैं, जो एक तबाह और वीरान जगह है। वहां उनका प्लान मैलिकिन को धोखा देकर ईथर को जेन के शरीर से बाहर निकालना और फिर उसे नष्ट करना है। लेकिन मैलिकिन ज्यादा चालाक निकलता है। हमेशा की तरह। हाँ, वो जेन के शरीर से ईथर निकालने में कामयाब हो जाता है और उसे अपने अंदर समा लेता है। तो अब वो अपनी पूरी ताकत में है। हाँ, लगभग अजेय। इसके बाद एक भयानक लड़ाई होती है। मैलिकिन का योद्धा कर्स थॉर पर भारी पड़ता है और ऐसा लगता है कि थॉर हार जाएगा। और तभी कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। लोकी का मोड़। हाँ, जब कर्स थॉर को मारने वाला होता है तो लोकी उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। वो कर्स को मार देता है, लेकिन इस प्रक्रिया में वो बुरी तरह घायल हो जाता है। थॉर की बाहों में लोकी अपने आखिरी शब्द कहता है और ऐसा लगता है कि वो मर गया है। थॉर के लिए ये एक और बड़ी क्षति है। उसने अपनी माँ को खोया और अब अपने भाई को भी। ठीक उस पल में जब उसे लगा था कि शायद उसमें कुछ अच्छाई बाकी है। ये धोखे के देवता का अंतिम बलिदान लगता है, या शायद ये उसका सबसे बड़ा धोखा था। इसी बीच एक और बड़ी घटना शुरू हो जाती है, कन्वर्जेंस। यानी वो ब्रह्मांडीय घटना जब 9 के 9 लोग एक सीध में आ जाते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे ब्रह्मांड के सारे हाईवे एक ही चौराहे पर आकर मिल रहे हों। अच्छा। अचानक अलग अलग दुनियाओं के बीच दरवाजे यानी पोर्टल्स खुलने लगते हैं। आप लंदन में एक कदम उठाते हैं और दूसरे ही पल आप किसी दूसरी दुनिया में हो सकते हैं। और मैलिकिन के लिए एक सुनहरा मौका है। बिल्कुल, क्योंकि वो इस घटना का इस्तेमाल करके ईथर की शक्ति को सभी लोगों में एक साथ फैला सकता है। और वो उसके लिए चुनता है पृथ्वी को, लंदन शहर को। अंतिम लड़ाई सिर्फ 2 किरदारों के बीच नहीं बल्कि कई दुनियाओं के बीच लड़ी जाती है। और ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि विज्ञान और रणनीति की भी है। सही है। थॉर और मैलिकिन लड़ते लड़ते एक पोर्टल से दूसरे में गिरते हैं, कभी एसगार्ड पहुंच जाते हैं तो कभी किसी और लोक में। और जेन और उसकी टीम वो अपनी वैज्ञानिक समझ का इस्तेमाल करके इन पोर्टल्स को नियंत्रित करने की कोशिश करती है ताकि थॉर को मदद मिल सके। अंत में थॉर अपनी ताकत का नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करता है। हाँ, वो जेन के बनाए उपकरणों की मदद से मैलिकिन को ठीक उसी पल उसकी दुनिया स्वार्टलफाइम में वापस भेज देता है, जब उसका विशाल जहाज ऊपर से गिर रहा होता है। और मैलिकिन अपने ही जहाज के नीचे कुचलकर मारा जाता है। अंधकार हार जाता है। हाँ, ईथल को फिर से काबू में कर लिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस खतरनाक शक्ति का क्या किया जाए। एसगार्ड के लोग फैसला करते हैं कि 2 इन्फिनिटी स्टोन्स को एक जगह रखना बहुत खतरनाक है, क्योंकि उनके पास पहले से ही टेसरैक्ट है। हाँ, यानी स्पेस स्टोन। और ये फैसला भविष्य के लिए बहुत बड़ा संकेत है। एसगार्डियन समझते हैं कि इन्फिनिटी स्टोन्स में इतनी शक्ति होती है
कि वे एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं। जिससे कोई भी जगह एक खतरनाक टारगेट बन सकती है। बिल्कुल। उन्हें तक कलेक्टर के पास भेजकर वे जोखिम को बांट रहे हैं, लेकिन अनजाने में वे इन शक्तिशाली पत्थरों को थानस जैसे किसी व्यक्ति के लिए इकट्ठा करना और भी आसान बना रहे हैं। एक शॉर्ट टर्म समाधान था, जिसके लॉन्ग टर्म परिणाम बहुत भयानक हुए। युद्ध खत्म होने के बाद थॉर एसगार्ड लौटता है और अपने पिता ओडिन से मिलता है। वो एक बड़ा फैसला लेता है। वो कहता है कि उसने लॉकी के बलिदान से सीखा है कि एक अच्छा राजा बनने के लिए क्या जरूरी है, लेकिन वो खुद वो राजा नहीं बनना चाहता। वो सिंहासन को अस्वीकार कर देता है। हाँ, और पृथ्वी पर ज़ेन के साथ रहने की इच्छा जाहिर करता है। और ओडिन सरप्राइजिंगली मान जाता है। ये थोड़ा अजीब था। वो थॉर को अपना आशीर्वाद देता है और उसे जाने देता है। ऐसा लगता है कि कहानी एक सुखद मोड़ पर खत्म हो रही है। थॉर को उसका प्यार मिल गया और एसगार्ड को एक बुद्धिमान राजा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जैसे ही थॉर वहां से जाता है, सिंहासन पर बैठे ओडिन का रूप बदलने लगता है। और वो ओडिन नहीं, बल्कि लोकी निकलता है। अविश्वसनीय। उसने अपनी मौत का नाटक किया था। न केवल उसने अपनी मौत का नाटक किया, बल्कि किसी तरह असली ओडिन को हटाकर खुद उसकी जगह ले ली। एसगार्ड का सिंहासन अब धोखे के देवता के हाथों में है और किसी को इस बात का पता तक नहीं है। मतलब लोकी ने सिर्फ थॉर को ही नहीं बल्कि पूरे एसगार्ड को और हम सबको धोखा दिया। उसने अपनी मौत का इस्तेमाल सिंहासन तक पहुंचने की सीढ़ी के तौर पे किया। ये तो शतरंज की ऐसी चाल है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। सही बात है। उसमें बाहरी दुश्मन को तो हराने में मदद की, लेकिन अंदर का सबसे बड़ा खतरा बनकर खुद ही सिंहासन पर बैठ गया। उसने वो हासिल कर लिया जो वो हमेशा से चाहता था, एसगार्ड का ताज। तो ये थी थॉर द डार्क वर्ल्ड की कहानी, जहां ब्रह्मांड को निगलने वाला अंधकार तो हार गया, लेकिन सिंहासन पर चालाकी और धोखे की जीत हुई। ये कहानी हमें दिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़े युद्ध हथियारों से नहीं, बल्कि झूठ और महत्वाकांक्षा से लड़े और जीते जाते हैं। और ये कहानी हमें गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। सबसे बड़ा खतरा हमेशा वो नहीं होता जो दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा पहले से ही घर के अंदर होता है, एक जाने पहचाने चेहरे के पीछे छुपी महत्वाकांक्षा के रूप में। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि शरारत का देवता जो अब राजा बन चुका है, एसगार्ड के लिए कैसा शासक साबित होगा।